नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन पे हम लोग इंडियन पॉलिटी का राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रपति से कैसे क्वेश्चन अभी तक आए हैं, पीवाईक्यू कैसे आए हैं और कैसे उसका एक्सप्लेनेशन करना है और कैसे हमें आगे की तैयारी करनी है, उसके बारे में आज जानेंगे। और राष्ट्रपति चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू कर रहे हैं हम लोग, जो कि है, क्या कह रहा है प्रश्न? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति है। अब देखिए, अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में है और भाग भाग 5 में है। ठीक है। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति केंद्र की या संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। ठीक है ना, केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है। ये आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष या प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 53 के तहत। ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर है? आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब हमें दो कथन और कारण दिया हुआ है, यहाँ पे देखना है क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। क्या भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज्य से भिन्न है? बिल्कुल सही। कैसे भिन्न है? देखो देखो, भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये कैसा होता है? ये चुना जाता है ना। लेकिन जो ब्रिटिश राजा होता है वो क्या चुना जाता है? नहीं, वो क्या होता है? वंशानुगत होता है ना। राजा का बेटा राजा, वही वाला यहाँ पे सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। भारत का राष्ट्रपति पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति का पद, भारतीय राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। बिल्कुल सही है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? उसका एक कारण है कि भारत में राष्ट्रपति जो है कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है, कितनी भी बार। ठीक। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या है कि केवल दो बार चुनाव लड़ सकता है। तो इस वजह से ये क्या है? भिन्न है। तो ये तो गलत हो गया। भारत के राष्ट्रपति ब्रिटिश राज्य से भिन्न है, पहला बिल्कुल सही है। तो कथन ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्लियर? अगला, संघीय कार्यपालिका या केंद्र कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल सही। संघीय आ जाए या केंद्र आ जाए, केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान या केंद्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसके बाद है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। कैसा है? बिल्कुल गलत। कोई भी अगर भारत में जितना भी बड़ा पद हो वो एक कानून के तहत है, कानून के अंडर में है ना। ऐसा नहीं है कि वो अपनी शक्तियों का कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है, नहीं। तो राष्ट्रपति की शक्तियां अभी क्या है? कानून के तहत ही है। ठीक है। तो शक्तियां क्या है? कोई सीमा नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल सीमा है। ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। तो आपका ए सही है, आर गलत है। क्लियर है? अगला देखो, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति या संघीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? जो कि है राष्ट्रपति में निहित है। और ये आर्टिकल 53 में इसका उल्लेख है। और देखो आरओ में आप पूछा गया है, ठीक है, 21 में ही। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा, केवल ए। क्लियर? अगला, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? देखो, संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, हमें पता है राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन आर्टिकल पूछ लिया है तो आर्टिकल 53 हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर मैं आर्टिकल 51 की बात करता हूं तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, जो कि आपका डीपीएसपी में चला जाता है, जो कि हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है। 52 क्या है? 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की शुरुआत 52 से ही होती है। ठीक। 54 में क्या है? 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट करेगा, उसके बारे में आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन वोट करेगा। ठीक है ना। तो संसद के निर्वाचित सदस्य प्लस संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट करेंगे। ठीक। दूसरा,
राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सभी राज्यों के। उसके बाद अगर यूटी विधानसभा की बात करें तो दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी। क्लियर है। अब देखो यहाँ मैंने बात की है संसद, तो संसद में आपका लोकसभा भी आ गया और राज्यसभा भी आ गया, ये थोड़ा याद रखना। अब केवल निर्वाचित है, मनोनीत नहीं है। केवल निर्वाचित है, मनोनीत नहीं है। इसमें भी केवल निर्वाचित है, मनोनीत नहीं है। क्लियर। अगला, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखेंगे। अब देखिए कथन कारण दिया हुआ है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। बिल्कुल सही है, आर्टिकल 53। उसके बाद है कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। कार्यपालिका शक्तियां जो हैं, जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो सरकार का काम चलाती हैं, सरकार का व्यवसाय चलाती हैं, सरकार चलाती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। भाई अगर कार्यपालिका शक्तियां नहीं होंगी तो सरकार कैसे चलेगी, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। मतलब अब थोड़ा सा हम दोनों सही है। अब लॉजिक देखो, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाती हैं या सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, इसी वजह से संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। गलत। ये अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। तो ये दोनों जो हैं क्या है, अपने आप में स्वतंत्र स्टेटमेंट है, मतलब दोनों सही हैं लेकिन स्वतंत्र हैं। ठीक है। तो देखो ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, बी आपका सही हो गया। क्लियर है। ऐसे आपको सॉल्व करने हैं। अगला कथन कारण से फिर क्वेश्चन है। अब क्या है देखो, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। मतलब जितने भी रक्षा बल हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उसका जो प्रधान होता है, जो हेड होता है, जो कमांड होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है, वो राष्ट्रपति होता है, जो कि बिल्कुल सही है। कैसे सही है, क्योंकि आर्टिकल 53(2), आर्टिकल 53(2) में ये लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र नहीं है, कानून के अंडर में ही वो सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है ना। तो ये गलत हो गया, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। क्लियर है। अगला देखो, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ये राष्ट्रपति के बारे में है। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता। नेतृत्व की जब भी बात आएगी वो प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है ना। जैसे विदेशों से कुछ भी अगर हथियार मंगाए जाते हैं वो प्रधानमंत्री मंगाता है, लेकिन सिग्नेचर राष्ट्रपति के होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। आगे देखो, कथन कारण से फिर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। बिल्कुल सही। कैसे, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, तो हम लोग जिनको चुनते हैं वो जाके राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। ठीक है। प्रत्यक्ष की अगर बात करें, अगर प्रत्यक्ष की आप बात कर रहे हो तो लोकसभा और विधानसभा, इनको प्रत्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष चुना जाता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद है कारण, एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। मतलब राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुना जाता है क्योंकि राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है जिसमें संसद के दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर बनता है, निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। मनोनीत की बात नहीं की गई, यहाँ पे केवल निर्वाचित की बात की गई है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर मनोनीत होता तो यहाँ गलत हो जाता। ठीक है, या ऐसे आ जाता कि सभी सदस्य, तो भी गलत हो जाता। यहाँ केवल निर्वाचन की बात आई है तो बिल्कुल सही है। इसी वजह से कारण आर की वजह से ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, तो कौन सा सही है, ए और आर दोनों सही है तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है, सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। क्लियर। अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ये पूछा गया है। तो मैंने बताया संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, निर्वाचक सदस्य, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, जो कि बिल्कुल सही है। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब अगर मैं विधान मंडल की बात करूं, विधान मंडल की बात करूं जो कि आर्टिकल 168 में है, विधान मंडल के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, आपका आ जाता है विधानसभा और क्या आता है, विधान परिषद। तो मैंने कहा केवल और केवल विधानसभा पार्टिसिपेट करते हैं, विधान परिषद नहीं। और यहाँ विधान मंडल की बात कर रहा है और विधान मंडल में दोनों आ जाएंगे, तो ये आपका गलत हो गया। अगर यहाँ केवल विधानसभा होता तो सही होता,
ठीक है, लेकिन विधानमंडल आ गया, विधानमंडल आ गया देखो, तो यहाँ पे दोनों की बात कर रहा है, तो दोनों तो नहीं करते, ये नहीं करता, तो ये गलत हो गया। तीसरा देखो, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही, जितने भी विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य केवल पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही। ये कब किया गया था? 70वां संविधान संशोधन 1992 में ये जोड़ा गया था ये चीज़, ठीक है। तो ये आपका 1, 3, 4 सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो गया। क्लियर है? अगला देखो, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था वे हैं। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 70वां संविधान संशोधन 1992 होता है और इसमें किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया जाता है चुनाव में? दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक, तो दिल्ली और पुदुचेरी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया। क्लियर है? अगला देखो, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन वोट नहीं करेगा? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करेंगे, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करेंगे, मनोनीत नहीं करेंगे, निर्वाचित सभी करेंगे। राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करती है, ना तो राष्ट्रपति में ना ही उपराष्ट्रपति में, तो डी आपका गलत हो गया। क्लियर है? अगला देखो, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, तो वही है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोकसभा के चुने सदस्य, राज्यसभा के चुने सदस्य, राज्य विधानसभाओं के चुने सदस्य और राज्य विधान परिषद के चुने सदस्य। विधान परिषद बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करती, तो 1, 2, 3 सही हो गया, ऑप्शन सी आपका सही है। क्लियर? अगला देखो, राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं? केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल तो नहीं चुना जाता, केवल लोकसभा के, बिल्कुल नहीं, केवल राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, बिल्कुल नहीं, केवल गलत हो गया, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, पूछा है नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, बिल्कुल सही। जिस समय उसको पद ग्रहण करेगा उसके बाद से 5 साल उसका जोड़ा जाएगा, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, बिल्कुल सही। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता 5 साल बाद, तब तक वह अपने पद पर बैठा रहेगा। चौथा क्या है? निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत, नोट करके लिख लेना, राष्ट्रपति का चुनाव कभी स्थगित नहीं होता, राष्ट्रपति का चुनाव जो है कभी भी स्थगित नहीं होता। क्लियर है? अगला, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। अब देखिए क्या पूछा गया है कि, तो इसमें क्या होगा, देखिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार से पूछा गया है, मतलब राष्ट्रपति अगर किसी को बनना है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, तो अच्छे से याद रखना है कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना अनिवार्य है, ठीक है, क्या है, अनिवार्य है, तभी वो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी 50 नहीं दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन गलत है, तो आप लोग उसको नोट करके लिख लें। 50 उम्मीदवार के प्रस्ताव मतलब प्रस्तावक, तो 50 होना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग उसको नोट करके कहीं लिख सकते हो, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन आप पे गलत है। क्लियर? अगला देखो, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या है, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। उसके बाद है दूसरा, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट मूल्य से अधिक होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संदर्भ में है, तो प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। कैसे? अगर मैं बात करूँ विधानसभा, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा थ्योरी बताना चाहूँगा कि देखो, अगर आपने राष्ट्रपति का पिछला चुनाव देखा हो तो उसमें एक न्यूज़ निकल के आई थी
कि राष्ट्रपति के चुनाव में इतने लाख मत पड़े, अब वोट कौन करेगा, मत कौन करेगा, या तो संसद के निर्वाचित सदस्य या विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। तो क्या इतने लाख हैं? बिल्कुल नहीं। तो वो पेपर में क्या झूठ निकला था? वो भी नहीं था। कैसे? क्योंकि कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की गणना नहीं होती है, याद रखना, कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की गणना नहीं होती है, मत मूल्य की गणना होती है। और प्रत्येक राज्य के विधानसभाओं का मत मूल्य अलग अलग होता है, ठीक है। और संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनका मत मूल्य समान होता है, ठीक। संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों का मत मूल्य समान होता है, लेकिन प्रत्येक राज्य के विधानसभाओं का मत मूल्य अलग अलग होता है, ठीक। हालांकि थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है और आईएएस में इसीलिए आया हुआ है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इसमें। बस इतना याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी मतों की गणना नहीं होती, मत मूल्य की गणना होती है। प्रत्येक राज्य, अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं का मत मूल्य अलग अलग होता है, लेकिन संसद के जितने भी सदस्य हैं उनका मत मूल्य समान होता है। अब देखो पूछ रहा है अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, बिल्कुल सही, अलग अलग राज्य की विधानसभाओं में अलग अलग होता है। उसके बाद है लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट से अलग अधिक होता है, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उन सभी का मत मूल्य समान होता है, और संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गया, दोनों का समान हो गया, दोनों का समान होगा, कोई भी एक दूसरे से अधिक नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आपका गलत है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। क्लियर है? अगला, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। कौन सा आवश्यक नहीं है? मतलब यहाँ पे हमसे योग्यता पूछी गई है और योग्यता का उल्लेख आर्टिकल 58 में है। राष्ट्रपति की योग्यता को उल्लेख आर्टिकल 58 में है। योग्यता क्या है? आयु 35 वर्ष, तो बिल्कुल सही है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, सांसद मतलब लोकसभा में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ या तो 35 वर्ष की आयु हो, दूसरा जो है लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तीसरा क्या है? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ये तीन इंपॉर्टेंट है योग्यता में, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है आवश्यक नहीं है, तो आयु 35 वर्ष बिल्कुल सही है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, हमारा लोकसभा में, बिल्कुल सही है। संसद आता कि संसद में चुने जाने की योग्यता रखता हो, तो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं। यहाँ सांसद आया, सांसद केवल लोकसभा में होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। देश का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। पढ़ा लिखा हो, बिल्कुल नहीं, कोई मैटर नहीं करता पढ़ा लिखा हो कि नहीं, आराम से बन सकते हैं, ठीक। अगला, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा राष्ट्र नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल गलत। केवल और केवल क्या लिखा हुआ है? भारत का नागरिक हो, बस। अब वो भारत में जन्मा हो ना जन्मा हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। ये तो गलत हो गया। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, बिल्कुल सही, 35 वर्ष का होना चाहिए। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। संसद का सदस्य, संसद में क्या हो गया? लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गया, और राज्यसभा की बात नहीं करता, वो केवल करता है लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। यहाँ क्या पूछा है? संसद का सदस्य, संसद में तो राज्यसभा भी आ गया, तो मतलब ये भी गलत है। तो आपका केवल केवल बी सही है। क्लियर है? अगला, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी भी बार? आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है। और अमेरिका में केवल 2 बार, ठीक है। इस वजह से वो भिन्न भी है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे क्वेश्चन। क्लियर? अगला, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है। अब देखो, यहाँ राष्ट्रपति ही नहीं, यहाँ पे उपराष्ट्रपति की भी बात कर दें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद है, किससे संबंधित? चुनाव से संबंधित। किसके चुनाव से संबंधित? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों। तो केवल, मैं लिख रहा हूँ केवल सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है आर्टिकल 71 के तहत। केवल सुप्रीम कोर्ट जाया सकता है आर्टिकल 71 के तहत, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। क्लियर है? अब कोई अगर विवाद है तो जाएगा कौन? या तो उम्मीदवार स्वयं जाएगा, 2 इसमें कंडीशन होती है, या तो उम्मीदवार स्वयं जाए, ठीक है, दूसरा या तो निर्वाचक जाए, जो वोट करने वाले हैं वो जाए। निर्वाचक कितने? कम से कम 20, ठीक है। इतना नहीं पढ़ना है, केवल इतना याद रखना है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 71 के तहत। क्लियर है? अगला, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से?
अपने निर्वाचन की तिथि से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण की तिथि से, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो अपने पद ग्रहण की तिथि से, जब जिस दिन वह पद ग्रहण करेगा उस दिन से उसका 5 वर्ष काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहता है। क्लियर है। अगला, भारत के राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? मतलब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। यहाँ पे थोड़ा याद रखना कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति तत्काल उसे स्पीकर को देगा। स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो ये क्रम आपसे पूछा जाता है। यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति तत्काल उसे किसको देता है, किसको सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है। अगला, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाएंगे राष्ट्रपति को? तो राष्ट्रपति को पद हटाने के लिए एक पढ़ा होगा आपने महाभियोग। ठीक है ना, महाभियोग की प्रक्रिया है जिसका उल्लेख आर्टिकल 61 में है। महाभियोग क्या है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाना चाहिए। कहाँ लाना चाहिए? तो संसद के किसी भी सदन में। याद रखना, संसद के किसी भी सदन में पहले तो प्रस्ताव आएगा। मतलब राज्यसभा में भी आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, जिस सदन में प्रस्ताव आएगा सबसे पहले 1/4 सदस्यों के समर्थन से प्रस्ताव आएगा। ठीक है ना, प्रस्ताव आएगा। अगर हमें राज्यसभा में लाना है तो 1/4 सदस्यों के समर्थन से प्रस्ताव हम राज्यसभा में लाएंगे। लोकसभा में लाना है तो 1/4 सदस्यों के समर्थन से लोकसभा में लाएंगे। उसके बाद दोनों सदन, उसके बाद दोनों सदन मिलकर 2/3 बहुमत से, 2/3 सदस्यों के बहुमत से पास कराएंगे। पहले 1/4 से कहीं भी लाएंगे, उसके बाद दोनों मिलकर 2/3 बहुमत से पास कराएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति हट जाएगा। क्या कर देगा? राष्ट्रपति हट जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने, जब अगर लग रहा होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग जब भी लगाना हो तो उसे कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होता है? तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। सूचना देनी होती है। बहुत अच्छे से याद रख लेना, ये सब चीज़ें आती हैं एग्जाम में। क्लियर है। तो क्या पूछा गया है? राष्ट्रपति को उससे पद से हटाया जा सकता है। कैसे? तो संसद द्वारा। सबसे पहले कहाँ भाई, हम कहाँ लाएंगे? संसद के किसी भी सदन में लाएंगे ना। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यही होगा, तो संसद द्वारा। क्लियर है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो मैंने बताया 61, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलाया जाता है। क्लियर है। अगला, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 61 में वर्णित है, कई बार आ चुका है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? तो मैंने कहा सबसे पहले किसी भी सदन में हम लाएंगे। अगर प्रस्ताव लाना है महाभियोग का तो सबसे पहले हम किसी भी सदन में लाएंगे, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो 61 से ही संबंधित है, कई बार आ चुका है। अब महाभियोग की प्रक्रिया भी यूएसए से ही ली गई है, ये भी याद रखना। ठीक है ना, महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से ही ली गई है। अगला, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश? बिल्कुल नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति? बिल्कुल नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष? बिल्कुल नहीं। संसद के दोनों सदन द्वारा? बिल्कुल सही। सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाएंगे और फिर संसद के दोनों सदन ही मिलकर 2/3 बहुमत से पारित करेंगे, है ना। इस वजह से संसद के दोनों सदन द्वारा। आगे, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक होती है? तो जैसे कि मैंने कहा था कि राष्ट्रपति पर जब भी महाभियोग चलाएंगे तो उसे 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। क्लियर है। 14 दिन पूर्व कई लोगों के लिए है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए सीजीआई जब मुख्य न्यायाधीश को भी हटाएंगे तो भी उसको 14 दिन पूर्व सूचना देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अब देखो, अगर दो चीज़ें हैं। अगर राष्ट्रपति का एक तो चुनाव होगा, चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? केवल निर्वाचित पार्टिसिपेट करेंगे। केवल निर्वाचित, जैसे कि मैंने कहा केवल निर्वाचित। ठीक है ना, मनोनीत नहीं। लेकिन जब भी हटाना होगा या जब भी महाभियोग लगेगा, बहुत अच्छे से याद रखना, जब भी हटाना होगा या महाभियोग लगेगा तो कौन कौन वोट करेगा? निर्वाचित प्लस मनोनीत, दोनों वोट करेंगे। ठीक है।
मतलब कहने का कि अगर राष्ट्रपति को चुन रहे हो तो केवल निर्वाचित वोट देंगे, लेकिन जब हटाना होगा तो सबके सब आ जाएंगे। तो कैसा, ये आधा न्याय हुआ ना उसका, तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया। तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्यों अर्धन्यायिक है मैंने बता दिया, क्लियर है। अगला देखो, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो वो पद रिक्त हो गया है, तो उस रिक्त पद को कितने दिन के अंदर भर लेना चाहिए, तो 6 महीने के अंदर भर लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर उपराष्ट्रपति के लिए पूछे कि कितने दिन तक भर लेना चाहिए, तो उपराष्ट्रपति में ये लिखा हुआ है कि यथाशीघ्र, ठीक है ना, उसमें कोई डेट नहीं लिखी हुई है, कोई ड्यूरेशन नहीं है। राष्ट्रपति में ड्यूरेशन है कि 6 माह के भीतर भर लेना चाहिए, मैक्सिमम 6 माह, ठीक है। ऑप्शन भी यहाँ पर सही है, क्लियर। अगला देखो, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, 6 माह। क्यों, क्योंकि 6 माह अधिकतम ड्यूरेशन है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने में। राष्ट्रपति जब नहीं होगा तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा और 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का पुनः चुनाव हो जाएंगे, ठीक है ना, राष्ट्रपति को नया चुन लिया जाएगा, क्लियर। अगला, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। मतलब अभी तक राष्ट्रपति का पद रिक्त हो रहा था या कुछ हो रहा था तो हम उपराष्ट्रपति को बैठा देते थे, लेकिन अब उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन आएगा, तो आएगा CJI, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। कभी हुआ ऐसा, बिल्कुल हुआ है। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है तो बीबी गिरी आते हैं, लेकिन बीबी गिरी उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन बीबी गिरी को क्या होता है कि वो उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था तो वो भी पद त्याग देते हैं। तो उस समय आते हैं एम हिदायतुल्लाह। कौन थे ये, CJI थे। तो भारत के पहले ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति जो CJI भी थे वो कौन है, एम हिदायतुल्लाह है, क्लियर है। तो कौन थे, CJI थे, तो कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी। अब देखो कई बार आ चुका है ना। अगला, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। देखो सेम क्वेश्चन है, घुमा के थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में पूछा गया है और RO 2021 मेंस में ही आया है। तो हमें पता है कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश होगा, तो भारत के प्रधान न्यायाधीश, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया, क्लियर है। अगला, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, लेकिन 6 माह के भीतर राष्ट्रपति पुनः चुन लिया जाना चाहिए, है ना। यहाँ से सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। राष्ट्रपति का एक वीडियो आपको और मिलेगा जिसपे प्रमुख राष्ट्रपति के बारे में होंगे और कुछ आर्टिकल प्रमुख और होंगे, तब आपका राष्ट्रपति कंप्लीट समाप्त होगा, है ना। तो एक वीडियो आपको राष्ट्रपति का और मिलेगा बहुत जल्द। 2 वीडियो में राष्ट्रपति आपका समाप्त है। बहुत ही अच्छे से कवर किया है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इतना ही एग्ज़ाम में आना है, ठीक है। तो इधर उधर भागने से अच्छा है इसी को बार बार 10 बार पढ़िए ताकि चीज़ें कंटेस्ट हो जाए, ताकि आप भूल ना पाओ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।